हेलो छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होगी स्टूडेंट, वो होगी कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो है प्रमुख क्रांतियां, मेजर रिवोल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो भारत देश में कृषि संबंधित एवं अन्य क्षेत्रों संबंधित कई प्रमुख क्रांतियां समय समय पर आई, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व अविश्वसनीय बदलाव हुए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, चाहे वो आपके अनाज के उत्पादन में हो, चाहे फलों के उत्पादन में हो, चाहे सब्जियों के उत्पादन हो, मछली के उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, अन्य क्षेत्रों में जो है बहुत तेजी से निरंतर वृद्धि हुई इन क्रांतियों के द्वारा। तो समय समय पर ये भारत में क्रांतियाँ आई, जिससे कई सारे जो है वो कृषि से संबंधित व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ और कृषि में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो देखा गया। तो भारत की जो कृषि संबंधित प्रमुख क्रांतियां थी, इसके बारे में आज मैं जो है आपको बताऊंगा। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रमुख क्रांतियां जो थी, पहली जो क्रांति थी, यानी पहली ये जो क्रांति मैं बताने जा रहा हूं वो है व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति। ठीक है, तो श्वेत क्रांति जो है वो, श्वेत यानी आपकी धवल, यानी आपकी सफेद, ये ठीक है। तो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित थी? व्हाइट रिवोल्यूशन संबंधित है आपके मिल्क प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो जो सफेद क्रांति थी उसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि लगभग 1970 ईस्वी में स्टार्ट फ्रॉम 1970 में, ठीक है, 1970 ईस्वी में भारत में वो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसके जनक कौन थे? फादर कौन थे इसके जो फादर थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है सफेद क्रांति का। और इनका जो है जन्म दिवस कब हुआ था? इनका जो बर्थडे था वो था आपका 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर सन 1921 ईस्वी को हुए थे ये। तो इनके बर्थडे के दिन यानी 26 नवंबर को हम उसी दिन से जो है वो 26 नवंबर को किसके नाम से जानते हैं? हम 26 नवंबर को जो है वो हम किसके नाम से जानते हैं? हम मिल्क डे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिल्क डे। ठीक है, दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक चीज़ जानकारी थी कि एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन भी यही थे। ठीक है, तो ये जानकारी थी कि जो मिल्क रिवोल्यूशन है यानी दुग्ध क्रांति है, वो जो है किससे संबंधित है? आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है आपसे पूछा जाए तो उसका संबंध किससे है? आपकी श्वेत क्रांति से है, यानी व्हाइट रिवोल्यूशन से। और श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सफेद क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो सफेद क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका जो जन्म दिवस था, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर सन 1921 को। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हम क्या किए थे? मिल्क डे के नाम से जो है वो मनाते हैं। 26 नवंबर को किस नाम से मनाते हैं? मिल्क डे, यानी दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो एनडीडीबी था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो था उसके प्रथम चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो
किए थे। 1970 के पहले जो है वो दुग्ध उत्पादन बहुत कम था इंडिया में, उतनी अच्छी नस्लें जो है वो जानवरों की नहीं थी। लेकिन 1970 के बाद जब लगभग 1970 से लेकर के 1993 के बीच में कई स्टेप में इन्होंने भारत में दुग्ध क्रांति जो है वो चलाया। तो इनके दुग्ध क्रांति चलाने से क्या हुआ कि भारत में कई सारी पशुओं की उन्नतशील नस्लों को विकसित किया गया, जो विदेशों से नस्लों को मंगा करके अपने भारत की जो देसी नस्लें हैं उनसे क्रॉस करवा करके, भारत की ब्रीड्स से क्रॉस करवा के उन्नतशील प्रजातियों, गायों की, भैंसों की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया, जिससे दुग्ध उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। और भारत जो है वो इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई कि भारत का दुग्ध उत्पादन में आज प्रथम स्थान आ गया। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन साहब ने दुग्ध उत्पादन के विषय में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है वो कार्य किए। ठीक है, और एक दुग्ध उत्पादन को, मिल्क प्रोडक्शन को एक व्यवसाय का दर्जा इन्होंने दिया। तो उसी दिन से, उसी लिए जो है, जब ये जो दुग्ध उत्पादन का जो सेशन बढ़ा उसे हम दुग्ध क्रांति के नाम से या व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जो है वो जानते हैं। और वर्गीस साहब का इतना योगदान था कि उन्हीं के जन्म दिवस को हम 26 नवंबर को हम जो है मिल्क डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था, जो कहाँ पर स्थित है? आनंद के गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। दूसरी जो क्रांति थी वो थी नीली क्रांति, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन जो थी, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, यानी फिश प्रोडक्शन से है। किससे है? फिश प्रोडक्शन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? फिश प्रोडक्शन से है। और किससे है? आपके समुद्री जीवों से भी है। किससे है? समुद्री जीवों से। ठीक है, तो आपकी जो नीली क्रांति है उसका संबंध फिश प्रोडक्शन से भी है, मछली उत्पादन से भी है, और समुद्री जीवों से भी इसका संबंध है। ठीक है, तो इसके पहले क्या था कि जब आपकी नीली क्रांति का प्रारंभ हुआ लगभग 1960 के दशक में, 1960 से 64 के बीच में भारत में नीली क्रांति प्रारंभ हुई। और नीली क्रांति के आने से क्या हुआ? मछली उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। मछली उत्पादन को, मत्स्य पालन को एक व्यवसाय का दर्जा दिया गया, और मत्स्य पालन विभाग केंद्रीय जो है वो, मत्स्य पालन जो है वो केंद्रीय विभाग जो है एक बनाया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मत्स्य पालन के विषय में, मछलियों की उन्नतशील नस्लों को विकसित करने के विषय में और मछलियों के प्रोडक्शन के विषय में बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया गया। किसानों को प्रशिक्षित किया गया, मछली पालन को एक नया रूप दिया गया, जिससे मछली पालन व्यवसाय में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। और जो है आज हम मछली पालन में, फिश प्रोडक्शन में भी हम आज अग्रणी जो है वो इसकी वजह से बन पाएँ। और इसका संबंध जो है वो तमाम प्रकार के जो समुद्री जीव हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, उनको भी विकसित करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी इस पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मछली पालन को एक नया व्यवसाय के रूप में दिया गया। किसके माध्यम से? इन नीली क्रांति के माध्यम से। ठीक है, अभी आप पिछले दिनों सुने होंगे कि हमारे जो उपराष्ट्रपति थे इंडिया के, वो 2019 में हैदराबाद में जो है वो नेशनल एक्वेरियम ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया गया था। तो उसकी वजह से भी जो है वो फिश प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा जो है वो इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। आगे मैं बात करूंगा भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण के है। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से है। भूरी क्रांति का इसके अलावा और चीज़ों से भी संबंध है, जैसे आप करेंगे चमड़ा उद्योग से भी है, और दूसरा जो है वो आपका कॉफ़ी से भी है। किससे है? कॉफ़ी के उत्पादन से है। ठीक है, कॉफ़ी प्रोडक्शन से है।
तब जब बात करेंगे कि भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवोल्यूशन की, तो ब्राउन रिवोल्यूशन का कई चीज़ों से संबंध है। जैसे आपका काफ़ी का उत्पादन हो गया, दूसरा जो है आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, और तीसरा आपका हो गया चमड़ा उद्योग से। ठीक है, चमड़े के उत्पादन से भी आपके जो है इसका क्या कहते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन का संबंध पाया गया है। ठीक है, तो ब्राउन रिवोल्यूशन के आने से क्या हुआ कि कॉफ़ी को उत्पादन में काफ़ी बढ़ाया गया, काफ़ी को काफ़ी जो है वो काफ़ी को प्रोडक्शन करने के लिए उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया, काफ़ी उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, और इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग का, क्योंकि भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो भी अनाज, ठीक है, और सब्जियां, फल, अंडा, ये सब हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसका 40% जो है वो नष्ट हो जाता है कि अच्छी तरह से उसको हम रख नहीं पाते हैं, भंडारित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उतना अच्छी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव होता है। तो फूड प्रोसेसिंग की जब क्रांति आई तो उसमें जो है वो जो भी प्रोड्यूस एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे अधिक दिनों तक प्रिजर्वेट किया जाए, संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, तमाम प्रकार के जो है वो फूड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और संरक्षण को एक नया पायदान जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में वृद्धि किसमें की गई, आपकी जो है वो ब्राउन रिवोल्यूशन में की गई। काफ़ी के उत्पादन में किसमें वृद्धि हुई, ब्राउन रिवोल्यूशन में। चमड़ा उद्योग को किसमें विकसित किया गया, चमड़े के उत्पादन, चमड़े के महत्व को किसमें बढ़ाया गया, आपके ब्राउन रिवोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, तो ये टर्म बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से है। किसमें, मसाला उत्पादन या स्पाइसेस प्रोडक्शन से। ठीक है, तो मसाला उत्पादन का जो है स्पाइसेस प्रोडक्शन जो बादामी क्रांति आई, तो बादामी क्रांति में जो है वो कई सारे मसाला, जो मसाला वाली फसलें हैं उनको वृद्धि की गई। ठीक है, मसाले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मसाले की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया और मसाले की खेती पे विशेष रूप से जोर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मसाला उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, आपकी बादामी क्रांति। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बात करूंगा प्रोटीन रिवोल्यूशन। प्रोटीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, दलहन उत्पादन से है। किससे है, पल्सेस प्रोडक्शन से। चलिए, तो दलहन उत्पादन का संबंध किससे है, प्रोटीन रिवोल्यूशन से है। ठीक है, प्रोटीन रिवोल्यूशन क्यों इसका नाम दिया गया, क्योंकि दलहन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। खाद्य फसलों में जितनी भी खाद्य हमारी फसलें हैं उसमें दलहन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, लगभग दलहन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 21 से 25%। 21 से 25% जो है वो प्रोटीन पल्सेस में पाई जाती है। ठीक है, तो 21 से 25% प्रोटीन दलहन में पाई जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है प्रोटीन किस में पाया जाता है, आपका सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में कितना परसेंट पाई जाती है, 45% प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। तो सोयाबीन भी एक क्या है, पल्स क्रॉप है, पल्सेस, बट इसके ऑयल्स के इंपॉर्टेंस के कारण, ऑयल्स इंपॉर्टेंट कारण जो है वो ऑयल्स की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको ऑयल्स में भी रखा गया है। ठीक है, तो सोयाबीन जो फसल है वो दलहन एवं तिलहन दोनों में आती है, तो इसके ऑयल्स की गुणवत्ता के कारण, इसके तेल की गुणवत्ता के कारण इसको ऑयल क्रॉप्स में भी रखा गया है। लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अच्छी होती है, लगभग 45%। और जनरली जो है पल्सेस में पूछा जाए, पल्सेस में 21 से 25% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। दलहन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर की काफ़ी सुदृढ़ करता है, हमारे बॉडी सेल्स को बिल्डिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और टूटे फूटे भाग की मरम्मत करने का काम करता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का काफ़ी अधिक महत्व होता है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन की वृद्धि के कारण इसको प्रोटीन रिवोल्यूशन जो है वो नाम दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, पल्सेस को बढ़ाया गया, पल्सेस की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया जिससे उत्पादन को बढ़ाया जाए। जो क्लाइमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो पर्यावरणीय कारक होते हैं,
उनको भी उनके प्रति रेजिस्टेंस क्षमता विकसित करके पल्सेस के गुणों को बढ़ाया गया। ठीक है, पल्सेस में जो तमाम प्रकार के रोग और कीट का प्रकोप होता है उससे बचने के लिए कई सारी रेजिस्टेंस वेराइटीज़ को पल्सेस की डेवलप किया गया, जिससे पल्सेस में हम जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बन सके। ठीक है, तो प्रोटीन क्रांति जो है उसका संबंध किससे है? आपके पल्स प्रोडक्शन से है। प्रोटीन क्रांति आने से दलहन के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। दलहन को जो है एक प्रकार का मेन क्रॉप का दर्जा दिया गया और उसको बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? यानी ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ठीक है, तो धूसर क्रांति भी बहुत एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। धूसर क्रांति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांति। धूसर क्रांति जो है वो एक हरित क्रांति को सुधारने का, हरित क्रांति में जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने का काम किसमें किया गया? धूसर क्रांति में। ठीक है, हरित क्रांति में जो है हम उत्पादन तो बढ़ा लिए धीरे धीरे। ठीक है, जो उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन कुछ समय बाद फिर से उत्पादन स्थिर हो गया। ठीक है, जो हरित क्रांति आई थी 1966-67 के बीच में, उसमें उत्पादन तो बढ़ा शुरुआत में, लेकिन फिर कुछ दिनों में उत्पादन स्थिर हो गया। उसके बाद कौन सी क्रांति आई? धूसर क्रांति। ठीक है, तो धूसर क्रांति में क्या हुआ कि हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं उसको किस फॉर्म में हम दें, फर्टिलाइजर को किस मात्रा में दें कि पौधों को अच्छी वृद्धि एवं विकास जो है वो अच्छा हो सके और उसका उत्पादन भी हम अच्छे से बढ़ा सकें। तो इसीलिए धूसर क्रांति में जो है वो उर्वरक उत्पादन संबंधित है। फर्टिलाइजर से उत्पादन से संबंधित है। फर्टिलाइजर की गुणवत्ता को बढ़ाया गया। जो भी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको जांच करके मिट्टी की अच्छे से परीक्षण किया जाए और उसके पश्चात हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो किसानों को धूसर क्रांति के अंतर्गत जागरूकता फैलाया गया कि पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, मिट्टी की जांच कराना सभी को आवश्यक है और उसी के अंतर्गत ही फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और फसलों में इंटीग्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट का प्रयोग किया जाए, यानी रासायनिक खाद और जैविक खाद का एक समुचित मात्रा में प्रयोग किया जाए, जिससे मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि अच्छे से हो सके और उत्पादन को अच्छे से बढ़ाया जा सके। तो धूसर क्रांति के अंतर्गत उर्वरकों की गुणवत्ता को बढ़ाया गया और उर्वरकों के महत्व को बढ़ाया गया और मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि जो है वो की गई थी। ठीक है, तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। बिल्कुल आप याद अच्छे से रखेंगे। इसके बाद जो क्रांति है वो है पिंक रिवॉल्यूशन, यानी आपकी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा व प्याज उत्पादन से। ठीक है, श्रिम्प एंड ओनियन प्रोडक्शन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा व प्याज उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का भी सभी रिवॉल्यूशन में काफ़ी अच्छा महत्व है। जो पिंक रिवॉल्यूशन है वो लगभग आपकी 1990 के दशक में आई थी और पिंक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो है वो प्याज के उत्पादन को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्याज के उत्पादन को बढ़ाना एवं झींगा क्या है? मछली है। ठीक है, जो झींगा मछली है उसके उत्पादन में जो है वो अभूतपूर्व वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन से, फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन। तो सुनहरी क्रांति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसके अंतर्गत जो है वो फल उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, फल एवं शहद उत्पादन। तो लगभग जो हॉर्टिकल्चर संबंधित क्रांति है, तो फल और शहद लगभग दोनों आपस में कोरिलेटेड बिजनेस हैं। ठीक है, तो फल वाले तो बागवानी के साथ साथ हम हनी का प्रोडक्शन यानी एपीकल्चर आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों क्रांतियां आपस में एक साथ चलाई गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? फलों की गुणवत्ता में वृद्धि की गई, फलों की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया और फलों में अपने देश को ऐसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनका फलों को कैसे संरक्षित किया जाए अधिक दिनों तक, ये सारी स्कीम्स को जो है वो डेवलप किया गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन से है। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन से संबंध है आपका सुनहरी क्रांति का। इसके बाद गोल्ड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन।
ठीक है। तो गोल का मतलब क्या हो गया, आलू, ठीक है। तो गोल का संबंध किससे है, आलू से है, आलू उत्पादन से, ठीक है। तो राउंड रिवोल्यूशन संबंध है पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू के उत्पादन से। तो गोल क्रांति के अंदर क्या किया, आलू के उत्पादन को बढ़ाया गया, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जिसको हम कहते हैं CPPRI, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, शिमला में है, शिमला में है, ठीक है। तो सेंट्रल पोटैटो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, वो है शिमला में। तो वहाँ पर शोध, वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा यह क्रांति शुरू की गई थी। इसमें जो है किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं था, वहाँ के सारे शोध के वैज्ञानिकों द्वारा यह क्रांति और गोल्ड रिवोल्यूशन जो है वो शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो है वो आलू की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया। आलू के जो है फ्रूट्स की, आलू की गुणवत्ता में सुधार किया गया और कई प्रकार के जो उसमें महत्वपूर्ण डिजीज़ हैं, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट, इससे रेजिस्टेंस, इससे बचाने के लिए उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया और भंडारण के लिए अच्छी किस्मों को विकसित किया गया, जिससे अधिक दिनों तक इसको हम अच्छे से भंडारित कर सकें। तो आलू के गुणों में सुधार से संबंधित है वो है आपकी गोल क्रांति। गोल के क्रांति के अंतर्गत आलू के उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि हुई, जिससे आलू में हमारा देश आत्मनिर्भर जो है वो बन सका, ठीक है। तो आलू का संबंध कहीं पूछा जाए, आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो वो है राउंड रिवोल्यूशन से है। इसके बाद लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन से, किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लाल क्रांति यानी रेड रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रेड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, टमाटर और मांस से है। लाल टमाटर भी होता है और लाल क्या होता है, मीट भी होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि लाल कौन होता है, लाल क्रांति के संबंध किससे, लाल टमाटर और लाल मांस, ठीक है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर एवं मांस उत्पादन से, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि लाल क्रांति आने से जो है वो मांस की गुणवत्ता को सुधार किया गया, ठीक है। मांस के जो डिक्रीजेस क्वालिटी थी, मांस की गुणवत्ता में सुधार किया गया। उन्नतशील जो है, जो बकरी हैं, भेड़ हैं और जो है मुर्गियां हैं, उनकी पालन की विधियों को विकसित किया गया। मुर्गियों की उन्नतशील मांस की नस्लों को जो है वो विकसित किया गया और उनके फीडिंग से संबंधित, कैसे उनको अच्छे से उनको न्यूट्रिशनल आहार दिया जाए, जिससे उनके मांस में जो है वो वृद्धि हो सके और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। इसी तरह से टमाटर की उन्नतशील प्रजातियों को इसके अंतर्गत विकसित किया गया और कई प्रकार के जो रोग होते हैं टमाटर में, जैसे लीफ कर्ल डिजीज, टोमेटो लीफ कर्ल होता है, इससे बचाव की विधियों को विकसित किया और रेजिस्टेंस प्रजातियों को विकसित किया। तो फिर इससे, इस क्रांति के आने से टमाटर और मांस में उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि की गई, ठीक है। तो इसका संबंध बिल्कुल याद रखेंगे कि इसका संबंध किससे है, लाल क्रांति से है। इसके बाद रजत क्रांति या सिल्वर रिवोल्यूशन। तो सिल्वर रिवोल्यूशन संबंध किससे है, पोल्ट्री एंड एग प्रोडक्शन से है। किससे है, पोल्ट्री एंड एग प्रोडक्शन, एग्स प्रोडक्शन। जब कभी आपसे पूछा जाए कि रजत क्रांति या सिल्वर रिवोल्यूशन, ठीक है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो पोल्ट्री और अंडा उत्पादन से है। किससे है, पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन और एग प्रोडक्शन। पोल्ट्री का मतलब क्या हुआ, मुर्गी एवं अंडा उत्पादन से है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सिल्वर रिवोल्यूशन जो है यानी रजत क्रांति का संबंध किससे है, आपका मुर्गी एवं अंडा उत्पादन से है। तो सिल्वर क्रांति जब आई तो इससे क्या हुआ कि अंडों के गुणों में मुर्गियों की हेल्थ को, ठीक है, मुर्गियों के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया गया। मुर्गियों के फीडिंग पे, आहार को खिलाने के लिए जो उनको आवश्यक आहार है, जैसे उनको अंडा उत्पादन की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण आहार हैं,
ठीक है। खनिज तत्व, आपकी प्रोटीन अन्य जो उनके फीडिंग सब्सटेंस हैं, जो उनको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है मुर्गियों की वृद्धि के लिए एवं अंडा उत्पादन के लिए, उसको मुर्गियों में कैसे जो है वो अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, आहार की कैसे सुदृढ़ व्यवस्था की जाए, ठीक है। और मुर्गियों की नस्लों में सुधार किया गया जिससे कि अंडा उत्पादन देने में वृद्धि हो सके, अंडा का अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का अंडा उत्पादित किया जा सके। तो इस प्रकार से जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, इसके आने से जो है वो अंडे के उत्पादन एवं मुर्गियों के जो है वो स्वास्थ्य पे काफ़ी सुधार हुआ। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा देश इस क्षेत्र में अग्रणी बन सका, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? पोल्ट्री एवं अंडा उत्पादन से है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगली बात करेंगे हम काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? आपका जेट्रोफा या बायोडीजल से है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे पेट्रोलियम, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम से संबंधित, पेट्रोलियम से भी इसका संबंध होता है, ठीक है। काला क्या होता है? काला कलर का पेट्रोल भी होता है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध पेट्रोल से भी होता है और जेट्रोफा से होता है, बायोडीजल से होता है, बायोडीजल से होता है, बायोडीजल से होता है। और तीसरा जो है एथेनॉल से भी होता है। किससे होता है? एथेनॉल से, एथेनॉल प्रोडक्शन से भी है, ठीक है। तो ये जो है काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित है, इथेनॉल की वृद्धि से संबंधित है, बायोडीजल से संबंधित है, ठीक है। पेट्रोल पे अत्यधिक जो है वो निर्भरता निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है। इतने वाहन जो हो गए हैं और सबको पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, तो पेट्रोलियम पदार्थों पे जो इतनी ज़्यादा निर्भरता है उसको कैसे कम किया जा सके, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल जो है वो बनने में जो है वो भूगर्भ में पेट्रोल का निर्माण होने में, खनिज तेलों का निर्माण होने में काफ़ी समय जो है वो लग जाता है। तो इस पर इतनी ज़्यादा खपत बढ़ती जा रही है कि हम इतना अच्छी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो पेट्रोलियम पे कैसे जो है वो उसकी खपत को कम किया जा सके, अन्य जो साधन हैं, जैविक साधन हैं, जैविक ईंधन को कैसे बढ़ाया जा सके, जैविक ईंधन में जो आने वाली चीज़ें हैं जैसे गन्ने से बनने वाला इथेनॉल हो गया, जेट्रोफा हो गया, अन्य चीज़ें हो गया, मक्का से बनने वाला इथेनॉल हो गया, इसको कैसे वृद्धि की जाए और पेट्रोलियम पदार्थ जो खनिज तेल हैं उसकी निर्भरता को, उसकी खपत को कैसे घटाया जाए, वो इस रिवॉल्यूशन में परिवर्तन किया गया। काली क्रांति आने से जो है वो जो अन्य उत्पाद हैं पेट्रोलियम के, जैविक ईंधन की मात्रा में वृद्धि की गई, ठीक है। उसके पेट्रोलियम के गुणों में सुधार किया गया, उसमें इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाया गया, ठीक है। इस तरीके से जो खनिज तेल है उसकी निर्भरता को जो है वो कम किया गया और जैविक ईंधन को जो है वो उसके उत्पादन को जो है वो बढ़ाया गया इस क्रांति के आने की वजह से, ठीक है। इसके बाद इंद्रधनुष क्रांति आई, रेनबो रिवॉल्यूशन, ठीक है। रेनबो रिवॉल्यूशन कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से, डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी हमारे इंडिया में और इससे काफ़ी परिवर्तन हुआ कृषि एवं इससे अलाइड सेक्टर में, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो विकसित किया गया। तो इंद्रधनुष क्रांति जो है वो समय समय पर अभी 2015-16 में फिर से इसका रिन्यूअल किया गया था, 2015-16 में फिर से इंद्रधनुष क्रांति को रिन्यूअल किया गया और कई सारे सेक्टर पे इसके द्वारा विकसित करने को बजट पेश हुआ। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से है। कृषि के सभी क्षेत्र जैसे अनाज के उत्पादन हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, आपके दूध के उत्पादन हो गया, एग का प्रोडक्शन हो गया, मांस का प्रोडक्शन हो गया, कृषि के अन्य यंत्रीकरण हो गया। तो सारे कृषि के जो क्षेत्र हैं जितने भी उससे जुड़े हुए हैं सभी के विकास से संबंधित है आपकी इंद्रधनुष क्रांति। अभी जो है बिहार में इसका बहुत तेज़ी से प्रचलन हुआ है। बिहार की गवर्नमेंट जो है वो इस पर काफ़ी जो है बजट पेश की है और इसका काफ़ी सशक्त जो है वो इससे लागू किया जा रहा है, जिससे बिहार का एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप हुआ है। इस तरह के सारे राज्य इसका काफ़ी जो है वो सारे राज्यों में इसका अच्छे से पालन हो रहा है।
तो इसके माध्यम से जो है वो कृषि के जितने भी सेक्टर हैं उनको विशेष जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, और विशेष रूप से जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, एकीकृत कृषि है, उसको इसके अंतर्गत जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन से है। किससे है? तिलहन का उत्पादन से है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी तिलहन वाली फसलें हैं, जैसे आपका तिल हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, आपका सरसों हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, जितनी भी तिलहनी क्रॉप्स हैं उनको कैसे विकसित किया जाए, उनके गुणों में कैसे सुधार किया जाए। तो पीली क्रांति के आने से तिलहन की फसल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की गई, तिलहन को महत्व को समझा गया, उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया, जिससे तिलहन के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वृद्धि देखी गई। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे ऑरेंज क्रांति। ठीक है, ऑरेंज क्रांति या ऑरेंज रिवॉल्यूशन किससे है? नींबू वर्गीय फल उत्पादन से है, साइट्रस फ्रूट रिवॉल्यूशन से है। ठीक है, तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन जब आया, ठीक है, तो जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है? नींबू वर्गीय फसलों से है। ठीक है, तो नींबू या नींबू जितनी वर्गीय उसकी जातियां हैं उसके विकास के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उसके गुणों में सुधार करने के लिए, उसकी कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने के लिए ये जो ऑरेंज क्रांति है वो चलाई गई थी भारत में। इससे अभूतपूर्व जो है वो नींबू के उत्पादन में वृद्धि हुई और हमारा देश उसमें अग्रणी हुआ। इसके बाद जो क्रांति है वो है आपका तो इस तरीके से ये जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां थी उसके बारे में आज मैंने आपको बताया। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतियां थी, इसके अलावा भी कई छोटी मोटी क्रांतियां हैं। ठीक है, तो जो मुख्य क्रांतियां थी जो आपसे अक्सर जो है वो आपसे कि पूछी जाती रहती हैं, जो सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बताया। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। कल हम फिर नए सेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।